यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस पर आधारित क्वेश्चन सीरीज हंसी देवी सीरीज आज हम करने वाले हैं। हंसी देवी सीरीज में हम चर्चा कर रहे हैं एनपीएस और यूपीएस पर आधारित सारे क्वेश्चंस। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने यूपीएस है वो लागू कर दी है। यूपीएस लागू होने के बाद में क्या एनपीएस बंद कर दी गई है, इस पर आधारित भी क्वेश्चन हम चर्चा करेंगे। तो चलिए साथियों देख लेते हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर आधारित क्वेश्चन सीरीज हंसी देवी सीरीज पार्ट 8 का पहला क्वेश्चन 141। What is the minimum qualifying service period required for an employee to be eligible for the full assured payout of 50% under the UPS? यूपीएस के तहत 50% का पूर्ण सुनिश्चित भुगतान प्राप्त करने के लिए एक कर्मचारी के लिए आवश्यक न्यूनतम एरक सेवा अवधि कितनी है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। रिटायरमेंट के बाद में आपको 50% का पूर्ण सुनिश्चित भुगतान है वो प्राप्त होगा, परंतु उसके लिए क्वालिफाइंग सर्विस कितनी हो जाएगी? 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 25 ईयर्स, 30 ईयर्स। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा 25 ईयर्स। अगर आपने 25 वर्ष की क्वालिफाइंग सेवा कर ली है तो आपको 50% लास्ट बेसिक पे का 50% मिल जाएगा। और ये लास्ट बेसिक पे है, कैसे निर्धारित किया जाएगा ये भी हम आगे चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते 142। Which of the following employees is eligible to opt for the Unified Pension Scheme UPS? निम्नलिखित में से कौन सा कर्मचारी एकीकृत पेंशन योजना यानी कि यूपीएस चुनने के लिए पात्र है? कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ऑलरेडी कवर्ड अंडर एनपीएस, एम्प्लॉइज अपॉइंटेड बिफोर 1/1/2004 अंडर ओपीएस, contractual staff engaged on fixed remuneration, employees of autonomous bodies not funded by government। तो इनमें से कौन से कर्मचारी हैं वो यूपीएस चुन सकते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ऑलरेडी कवर्ड अंडर एनपीएस, जो नेशनल पेंशन सिस्टम में थे, उनको एक चांस दिया गया है कि आप भी आ सकते हैं, किसमें? यूपीएस में आ सकते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 143। A key feature that differentiates UPS from the national pension system NPS is which of the following? एक प्रमुख विशेषता जो यूपीएस को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस से अलग करती है वह निम्नलिखित में से कौन सी है? बहुत ही जोर का क्वेश्चन है। मतलब कि यूपीएस को क्यों लाना पड़ा एनपीएस से, वो यूपीएस कैसे बेटर है? इसको देखिए क्या चीज है जो कि एनपीएस से यूपीएस को बेहतर बनाती है। कंप्लीट मार्केट लिंक्ड रिटर्न्स, वॉलेंटरी गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन, assured minimum pension benefit, withdrawal only after 65 years। यूपीएस एनपीएस से किस तरीके से डिफरेंशिएट की जा सकती है, कौन सी विशेषता इसमें है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। एश्योर्ड मिनिमम पेंशन बेनिफिट, मतलब कि एनपीएस है वो टोटल मार्केट से जुड़ा हुआ था और वहां पर कोई एश्योरेंस है वो नहीं दिया गया था, परंतु यूपीएस में एश्योरेंस दिया गया है कि मिनिमम पेंशन तो आपको मिलेगी मिलेगी। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देख लिया कि 50% लास्ट बेसिक पे का आपको एश्योर्ड पेंशन मिल जाएगी, परंतु वहां क्या बताया गया है कि क्वालिफाइंग सर्विस कितनी होनी चाहिए थी? 25 वर्ष होनी चाहिए थी। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा सी हो जाएगा। मूव टू क्वेश्चन नंबर 144। व्हाट इज द रेट ऑफ द फुल एश्योर्ड पे आउट अंडर द यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस फॉर ए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय विद ए मिनिमम ऑफ 25 ईयर्स ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस? न्यूनतम 25 वर्ष की एरक सेवा वाले केंद्र सरकार के कर्मचारी के लिए यूनिफाइड पेंशन योजना यूपीएस के तहत पूर्ण सुनिश्चित भुगतान की दर क्या है? ऑप्शन देख लीजिए। 40% ऑफ द 12 मंथली एवरेज बेसिक पे, 50% ऑफ द 12 मंथली एवरेज बेसिक पे, 60% ऑफ द लास्ट ड्रॉन बेसिक पे, 50% ऑफ द लास्ट ड्रॉन इमलमेंट्स। 25 वर्ष की आपकी क्वालिफाइंग सर्विस पूरी हो गई है तो सुनिश्चित भुगतान किस दर से किया जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। 50% ऑफ द 12 मंथली एवरेज बेसिक पे, मतलब कि 50% तो निश्चित किया गया है,
परंतु ये एवरेज बेसिक पे है वो कैसे निश्चित किया जाएगा? ये 12 महीने का एवरेज बेसिक पे है, उसको लेकर के और जो कैलकुलेशन आएगा, जो एवरेज निकलेगा, उसका 50% आपको क्या मिल जाएगा? एश्योर्ड पेंशन के रूप में मिलेगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। मूव टू क्वेश्चन नंबर 145। Which of the following condition is not a required criterion for an employee to receive the assured payout under the Unified Pension Scheme UPS? यूनिफाइड पेंशन योजना यूपीएस के तहत किसी कर्मचारी को सुनिश्चित भुगतान प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त आवश्यक मानदंड नहीं है? इनमें से कौन सी शर्त है जो जरूरी नहीं होगी एश्योर्ड पे आउट के लिए? ऑप्शन देख लीजिए। द एम्प्लॉय मस्ट हैव बीन कवर्ड अंडर द नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस। द एम्प्लॉय मस्ट हैव completed a minimum of 10 years of qualifying service. The employee must exercise the option to join UPS as per the notified rules. The employee's individual corpus IC must be equal to or greater than the benchmark corpus BC at the time of retirement. तो कौन सी कंडीशन है वो जरूरी नहीं रहेगी, क्राइटेरिया नहीं माना गया है यूपीएस के तहत? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। द एम्प्लॉइज इंडिविजुअल कॉर्पस आईसी मस्ट बी इक्वल टू और ग्रेटर देन द बेंचमार्क कॉर्पस बीसी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। ये कंडीशन जरूरी नहीं है कि आईसी है वो इक्वल हो या उससे ज्यादा हो किसके, बेंचमार्क कॉर्पस के। ये शर्त है वो नहीं है, बाकी जरूरी हो जाएंगे। द एम्प्लॉय मस्ट हैव बीन कवर्ड अंडर द नेशनल पेंशन सिस्टम। अगर एनपीएस का एम्प्लॉई है तो वो यूपीएस में जा सकता है, परंतु और कोई स्कीम ले रखी है तो वो यूपीएस में नहीं जा सकता। ये बहुत अच्छी बात बताई गई है। एनपीएस वालों को ये ऑप्शन दिया है कि वो यूपीएस में जा सकते हैं। इसके साथ में द एम्प्लॉय मस्ट हैव कंप्लीटेड ए मिनिमम ऑफ 10 इयर्स ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस। यूपीएस के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस कितनी है? 10 साल की है। और साथ में द एम्प्लॉय मस्ट एक्सरसाइज द ऑप्शन टू ज्वाइन यूपीएस एज पर द नोटिफाइड रूल्स। इसमें समय दिया गया है। एनपीएस वाले हैं उनको जाना होगा एक नोटिफाइड पीरियड में, यूपीएस में उनको चॉइस भरनी होगी, तब जा करके मिलेगा। तो 3 कंडीशन है वो सही हो जाती है, परंतु हमारा क्वेश्चन क्या है, नोट वाला है, तो लास्ट वाली कंडीशन नहीं होगी और वही हमारा उत्तर हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, एनपीएस और यूपीएस को कवर करते हुए सीरीज चल रही है जिसको नाम दिया गया है हंसी देवी सीरीज। अगर आपको हंसी देवी सीरीज के क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए, साथ में ही अपने यार दोस्तों को भी बता सकते हैं, आप कमेंट भी कर सकते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं 146। What is the rate of contribution for the central government employee under the Unified Pension Scheme UPS? यूनिफाइड पेंशन योजना यूपीएस के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारी के अंशदान की दर क्या है? ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका था, परंतु कंट्रीब्यूशन से संबंधित क्वेश्चन तो जरूरी पूछ लिए जाते हैं। 10% ऑफ बेसिक पे, 10% ऑफ बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंस, 14% ऑफ बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंस, 18.5% ऑफ बेसिक पे। तो यूनिफाइड पेंशन योजना के तहत कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉय की तरफ से कितना होगा, अंशदान क्या हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। 10% ऑफ बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंस। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है बेसिक पे प्लस डीए भी शामिल है, इनका दोनों का क्या हो जाएगा, 10% है वो कंट्रीब्यूशन के रूप में जमा होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 147। What is the central government's contribution rate for the employees' contribution under the UPS, which is credited to the employees' individual corpus? यूपीएस के तहत कर्मचारी के व्यक्तिगत कोष में जमा की जाने वाली केंद्र सरकार की अंशदान दर, मैचिंग कंट्रीब्यूशन रेट क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 8% of basic pay plus dearness allowance, 10% of basic pay plus dearness allowance, 14% of basic pay plus dearness allowance, 18.5% of basic pay plus dearness allowance। तो कंट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से किया जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। 10% ऑफ बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंस। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा कि इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन कितना था, 10% था,
और ये 10% किस तरीके से था, बेसिक पे प्लस डीए था, और साथ में ही गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 10%। ये भी किस आधार पर निर्धारित होगा, बेसिक पे प्लस डीए पर आधारित होगा। तो इस तरीके से कितना कंट्रीब्यूशन हो गया, 20% कंट्रीब्यूशन हो गया, 10% कर्मचारी की तरफ से और 10% हो गया सरकार की तरफ से। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते 148। व्हाट इज द रेट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू बी डिपॉजिटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द एम्प्लॉइज कॉर्पस फंड अंडर यूपीएस। यूपीएस के तहत कर्मचारी कोष निधि में केंद्र सरकार द्वारा जमा की जाने वाली अंशदान की दर क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको समझना होगा, मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। 18.5% ऑफ बेसिक पे प्लस डीएनएस अलाउंस, 10% ऑफ बेसिक पे प्लस डीएनएस अलाउंस, 14% ऑफ बेसिक पे प्लस डीएनएस अलाउंस, 8.5% बेसिक पे प्लस डीएनएस अलाउंस। कर्मचारी की कोष निधि में कितना प्रतिशत कंट्रीब्यूशन किया जा रहा है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, 8.5% ऑफ बेसिक पे प्लस डीएनएस अलाउंस। मतलब कि ये क्या है, इससे पहले हमने देखा कि इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन कितना था, 10% हो रहा था। साथ में ही गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन कितना हो रहा था, 10% हो रहा था। और ये सभी किस पर थे, बेसिक पे प्लस डीए पर आधारित थे। परंतु ये कौन सा कंट्रीब्यूशन है, ये कंट्रीब्यूशन है कॉर्पस फंड तैयार करना है। कर्मचारी को एश्योर्ड पेंशन देने के लिए कॉर्पस फंड तैयार करना है। तो इसमें कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, गवर्नमेंट की तरफ से 8.5% हो जाएगा। और ये भी किस पर निर्धारित है, बेसिक पे प्लस डीए पर आधारित है। तो टोटल कंट्रीब्यूशन अब कितना हो रहा है, 18.5% हो रहा है। बहुत ही बड़ी बात बताई गई है। इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन 10% है और गवर्नमेंट की तरफ से उतना ही कंट्रीब्यूशन किया जा रहा है, परंतु कॉर्पस फंड रेज करने के लिए, खड़ा करने के लिए अलग से कंट्रीब्यूशन कितना किया जा रहा है, 8.5% किया जा रहा है। तो गवर्नमेंट की तरफ से टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 18.5% हो गया। ये बड़ा चेंज किया गया है। गवर्नमेंट है वो कंट्रीब्यूट कर रही है आपका 18.5%, जबकि आपको देना पड़ेगा 10% देना पड़ेगा। और टोटल कंट्रीब्यूशन हमारा हो रहा है 28.5% हो रहा है। अगला सवाल देख लेते 149। द एश्योर्ड पे आउट अंडर यूपीएस इज सब्जेक्ट टू विच कंडीशन रिलेटेड टू द एम्प्लॉइज कॉर्पस एट रिटायरमेंट। यूपीएस के तहत सुनिश्चित भुगतान सेवानिवृत्ति पर कर्मचारी के कोष से संबंधित किस शर्त के अधीन है। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा। द कॉर्पस मस्ट ऑलवेज बी इक्वल टू और ग्रेटर देन द बेंचमार्क कॉर्पस। द एश्योर्ड पे आउट इज एंटायरली इंडिपेंडेंट ऑफ द इंडिविजुअल कॉर्पस वैल्यू। The assured payout calculation involves a factor based on the ratio of individual corpus IC to benchmark corpus BC. The corpus must be invested only in low risk schemes. यूपीएस के तहत सुनिश्चित भुगतान सेवानिवृत्ति पर कर्मचारी के कोष से संबंधित किस शर्त के अधीन है। कोष है वो किस शर्त पर काम करता है, तब जाकर के आप सुनिश्चित भुगतान कर सकते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। द एश्योर्ड पे आउट कैलकुलेशन इन्वॉल्व्स ए फैक्टर बेस्ड ऑन द रेशो ऑफ इंडिविजुअल कॉर्पस टू बेंचमार्क कॉर्पस। यहाँ ये दोनों पर निर्भर करता है कि इंडिविजुअल कॉर्पस कितना है और बेंचमार्क कॉर्पस कितना है। उसके आधार पर आपको क्या किया जाएगा, सुनिश्चित भुगतान किया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन आ गया हमारा 150। An employee who has exercised the UPS option under NPS is not entitled to claim which of the following। एक कर्मचारी जिसने एनपीएस के तहत यूपीएस विकल्प का प्रयोग किया है, वह निम्नलिखित में से किसका दावा करने का हकदार नहीं होगा। मतलब कि वो एनपीएस से यूपीएस में आया है, तो इनमें से कौन सा दावा वो नहीं कर सकता। डियरनेस रिलीफ, हाइक ऑन द एश्योर्ड पे आउट, फैमिली पे आउट आफ्टर डिमाइस, any other policy concession or parity with subsequent retirees, assured payout for proportionate service। तो एनपीएस का एम्प्लॉई था, पहले वो एनपीएस में चल रहा था, परंतु उसने चॉइस भर के और ले लिया, क्या आ गया, यूपीएस में। अब वो इनमें से कौन सी चीज को क्लेम नहीं कर सकता। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। एनी अदर पॉलिसी कंसेशन और पैरिटी विद सब्सिक्वेंट रिटायरीज।
ऐसा नहीं है कि दूसरे जो रिटायर हो रहे हैं उनके जैसी दूसरी कोई कंसेशन स्कीम चल रही है तो वो कहने लगे कि मुझे ये भी दे दो, क्योंकि वो पहले किस में था, एनपीएस में था। अब उसने विकल्प दे करके यूपीएस में आ गया है। तो हो सकता है कि दूसरे कोई पैरिटी चल रही हो, दूसरे कोई पॉलिसी कंसेशन चल रहे हो, ओपीएस के दूसरे रिटायरी हैं उनके जैसा वो डिमांड नहीं कर सकता है, ऐसा दावा करने का हकदार नहीं होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा, सी हो जाएगा। बाकी सभी उसको मिल जाएंगे। डियरनेस रिलीफ, हाइक ऑन द एश्योर्ड पे आउट, यूपीएस में वो हकदार होगा। और फैमिली पे आउट भी उसको मिलेगा अगर डेथ हो जाती है तो। और एश्योर्ड पे आउट फॉर प्रोपोर्शनेट सर्विसेज ये भी उसको मिलेगा। परंतु यूपीएस के अलावा कोई वो कंसेशन मांगता है, पैरिटी मांगता है, तो उसको नहीं मिलेगा। डियर फ्रेंड्स, यूपीएस और एनपीएस को कवर करते हुए नॉलेज मंडली की एक नायाब सीरीज चल रही है जिसको नाम दिया गया है हंसी देवी सीरीज। अगर आपको हंसी देवी सीरीज के क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए, अपने यार दोस्तों को भी बता सकते हैं आप, कमेंट भी कर सकते हैं और बेल आइकन भी दबा दीजिए जिससे कि नया कोई अपडेट आए तो आपको अलार्म मिल जाए। क्वेश्चन देख लेते हैं 151। If an employee voluntarily retires after a minimum of 25 years of qualifying service and opts for UPS, when will the assured payout commence? यदि कोई कर्मचारी न्यूनतम 25 वर्ष की अहरक सेवा के बाद स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होता है और यूपीएस का विकल्प चुनता है तो सुनिश्चित भुगतान कब शुरू होगा। यहाँ पर क्वालिफाइंग सर्विस है वो 25 साल की है, परंतु रिटायरमेंट उसने कौन सा लिया है, वीआर लिया है, वॉलेंटरी रिटायरमेंट उसका हुआ है। तो एश्योर्ड पे आउट है कब से शुरू हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए, इमीडिएटली फ्रॉम द डेट ऑफ वॉलेंटरी रिटायरमेंट, from the date on which the employee would have superannuated if he had continued in service, after a mandatory cooling off period of 2 years, only a lump sum amount is paid, no monthly payout is given। 25 वर्ष की सेवा करने के बाद में वो वॉलेंटरी रिटायरमेंट ले लेता है तो उसको एश्योर्ड पे आउट है कब मिलेगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा, बी हो जाएगा। फ्रॉम द डेट ऑन विच द एम्प्लॉय वुड हैव सुपरएन्युएटेड इफ ही हैड कंटिन्यूड इन सर्विस, मतलब कि 25 साल की सेवा करने के बाद वॉलेंटरी रिटायरमेंट वो ले लेता है। ऐसा माना जाएगा कि अगर उसने वीसी नहीं लिया होता तो अश्योर्ड पे आउट कब मिलता, 60 वर्ष के बाद में मिलता। इसी प्रकार से उसने जल्दी ले लिया है तो जब वो सुपर एन्युएटेड होता, नौकरी नहीं छोड़ने के बाद में, उस टाइम से वॉलेंटरी रिटायरमेंट के बाद में उसको क्या मिल जाएगा, एश्योर्ड पे आउट मिल जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 152। विच की फाइनेंशियल कंपोनेंट इज इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ द मंथली एश्योर्ड पे आउट अंडर यूपीएस इन लाइन विद इन्फ्लेशन ट्रेंड्स। यूपीएस के तहत मासिक सुनिश्चित भुगतान की गणना में मुद्रास्फीति के रुझानों के अनुरूप कौन सा प्रमुख वित्तीय घटक शामिल किया जाता है। हाउस रेंट अलाउंस एचआरए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, डियरनेस रिलीफ डीआर, ग्रेच्युटी। यूपीएस के तहत मासिक सुनिश्चित भुगतान की गणना में मुद्रास्फीति के रुझानों के अनुरूप कौन सा वित्तीय घटक शामिल किया जाता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा, सी हो जाएगा, डियरनेस रिलीफ, डीआर है उसको शामिल कर लिया गया है। पहले एनपीएस में ये डीआर नहीं मिल रहा था परंतु डीआर को भी शामिल कर लिया है। और जब डियरनेस रिलीफ है मिलेगा तो मुद्रास्फीति के जो भी रुझान होंगे कर्मचारी को या रिटायरी को उसके नुकसान नहीं होंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 153। The UPS is not considered a penalty under which of the following rules when the government retires an employee under the provision of FR 56J। गजब का क्वेश्चन है। जब सरकार FR 56J के प्रावधानों के तहत किसी कर्मचारी को सेवानिवृत्त करती है तो यूपीएस को में से किस नियम के तहत दंड पेनल्टी नहीं माना जाता है। मतलब कि किसी कर्मचारी को रिटायर कर दिया, कंपलसरी रिटायर कर दिया, किसके तहत, FR 56J के तहत, तो इसको पेनल्टी नहीं माना गया। कौन से रूल के तहत पेनल्टी नहीं माना गया है। सेंट्रल सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील रूल्स 1965, सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स, नेशनल पेंशन सिस्टम रूल्स, फंडामेंटल रूल्स FR।
किसी कर्मचारी को एफआर 56 जे के तहत रिटायर कर दिया और घर भेज दिया गया, उसको सेवानिवृत्त कर दिया है, फिर भी इसको पेनल्टी नहीं मान रहे हैं। कौन से रूल के तहत? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, सेंट्रल सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील रूल्स 1965 के तहत। मतलब कि एफ आर 56 जे एक रिटायरमेंट का तरीका है, परंतु ये दंड नहीं है, ये पेनल्टी में नहीं आता है। और एफ आर 56 जे क्या है, आप मेरे चैनल के वीडियो देखिए, वहां पर एफ आर 56 जे के बारे में भी डिटेल में बताया गया है। यहाँ सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 154। हु इज एलिजिबल टू सबमिट देयर ऑप्शन फॉर द यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस? यूनिफाइड पेंशन योजना यूपीएस के लिए अपना विकल्प प्रस्तुत करने हेतु कौन पात्र है? ऑप्शन देखिए, ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इररिस्पेक्टिव ऑफ द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, only central government employees covered under the old pension scheme OPS, central government employees who are covered under the national pension system NPS, state government employees who have opted for the central government's rules। यूपीएस का ऑप्शन देने के लिए कौन पात्र हो जाएंगे? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हु आर कवर्ड अंडर द नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस। जो एनपीएस में थे वो जा सकते हैं, उनको एक ऑप्शन दिया गया है कि आप अपनी चॉइस दे दीजिए किस में जाने के लिए, यूपीएस में। और ये ऑप्शन है, एक चांस है, वन टाइम चांस दिया गया है कि एनपीएस के एम्प्लॉय है वो यूपीएस में जा सकते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। मूव टू क्वेश्चन नंबर 155। What happens to the excess funds if the employee's individual corpus IC at retirement exceeds the benchmark corpus BC under the UPS mechanism? यदि सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारी का व्यक्तिगत कोष आईसी यूपीएस तंत्र के तहत बेंचमार्क कोष बीसी से अधिक हो जाता है, तो अतिरिक्त धनराशि का क्या होता है? व्यक्तिगत कोष है वो क्या हो गया? अधिक हो गया बेंचमार्क कोष से। तो जो एक्सेस हुआ था उसका क्या बनेगा? ऑप्शन देख लीजिए, द एक्सेस फंड्स आर फॉरफिटेड बाय द गवर्नमेंट, द एश्योर्ड पे आउट इज कॉप्ड एट द बेंचमार्क कॉर्पस लेवल, the employee receives the excess amount as a lump sum, the excess funds are adjusted as government contributions। तो कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा? आईसी है वो बीसी से अधिक हो गया, तो जो एक्सेस हुआ है उसका क्या बनेगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, द एम्प्लॉई रिसीव्स द एक्सेस अमाउंट एज ए लमसम। उसको आईसी में अगर एक्सेस अमाउंट आई है तो वो लमसम मिल जाएगा। और बेंचमार्क कॉर्पस है वो तो रखेंगे, बेंचमार्क कॉर्पस है उसी से आगे पेंशन बनेगी, एश्योर्ड पेंशन बनेगी। बेंचमार्क कॉर्पस से अधिक आईसी का अमाउंट हुआ है उसको लमसम एक साथ में रिटायरमेंट के समय दे दिया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, एनपीएस और यूपीएस को कवर कर रही है हंसी देवी सीरीज। अगर आपको हंसी देवी सीरीज के क्वेश्चंस पसंद आ रहे तो लाइक बटन दबाइए, अपने यार दोस्तों को भी बता सकते हैं, आप कमेंट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन आ गया हमारा 156। In the assured payout calculation formula under UPS, which condition ensures a minimum guaranteed payment for long service employees even if the formula result is lower? यूपीएस के तहत सुनिश्चित भुगतान गणना सूत्र में कौन सी शर्त यह सुनिश्चित करती है कि लंबे समय से सेवा कर रहे कर्मचारियों को न्यूनतम गारंटीकृत भुगतान मिले, भले ही सूत्र का परिणाम कम हो? ये सुनिश्चित कौन से सूत्र के तहत किया जाएगा? इनमें से कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा? इफ क्यू एक्सीड्स 300 इट विल बी टेकन एज 300, इफ इट इज लेस देन ए स्पेसिफाइड अमाउंट it will be taken as the minimum guaranteed payout। The IC-BC ratio is always taken as 1 if IC is less than BC। The full assured payout is only for 25 years of service। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, इफ इट इज लेस देन ए स्पेसिफाइड अमाउंट इट विल बी टेकन एज द मिनिमम गारंटीड पे आउट। स्पेसिफाइड अमाउंट से कम अगर हो जाता है तो क्या किया जाएगा कि उसको मिनिमम गारंटी वाली पेमेंट है वो तो मिलेगी मिलेगी, पेंशन मिलेगी, चाहे जो बेंचमार्क कॉर्पस है वो कम रहा है तो भी उसको मिनिमम गारंटी वाली पेंशन मिलेगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 157।
If an employee opts for the Unified Pension Scheme UPS, are they allowed to switch back to the National Pension System NPS later? यदि कोई कर्मचारी यूनिफाइड पेंशन योजना यूपीएस का विकल्प चुनता है तो क्या उसे बाद में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस में वापस जाने की अनुमति है या नहीं है? यस दे कैन स्विच बैक वंस बिफोर रिटायरमेंट। यस दे कैन स्विच बैक इफ देयर कॉर्पस इज लो। नो द चॉइस बिटवीन यूपीएस एंड एनपीएस इज फाइनल। द गवर्नमेंट कैन अलाउ ए स्विच बैक ओनली इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। एनपीएस से यूपीएस में आ गए हैं, वो विकल्प दे चुके हैं, तो उनको रिटर्न बैक होने की अनुमति होगी या नहीं होगी? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, नो। द चॉइस बिटवीन यूपीएस एंड एनपीएस इज फाइनल। वन टाइम चॉइस उनको दी गई है, या तो वो एनपीएस में रहे या यूपीएस में रहे। और ये ऑप्शन है वो सिर्फ किसको रखा है? एनपीएस के एम्प्लॉई हैं, उनको वन टाइम चॉइस दी गई है। वो चॉइस लेकर के यूपीएस में जा सकते हैं, परंतु रिटर्न बैक नहीं हो सकते, वापिस आने का ऑप्शन है ही नहीं। 1 अप्रैल 2025 के बाद में जो एम्प्लॉई लगेंगे उनके लिए तो 100% यूपीएस है, उनके लिए एनपीएस का कोई कॉलम ही नहीं खाली है। परंतु एनपीएस वालों को ये चांस दिया गया है कि आप यूपीएस में जा सकते हैं, और ये चांस क्या है? वन टाइम चांस दिया गया है, परंतु रिटर्न नहीं हो सकते। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 158। The Unified Pension Scheme UPS combines elements from which two existing pension contribution systems? यूनिफाइड पेंशन योजना यूपीएस किन दो मौजूदा पेंशन अंशदान प्रणालियों के तत्वों को जोड़ती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम सीपीएस एंड एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ईपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ एंड ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस, एम्प्लॉइज स्टेट ईएसआईसी एंड नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस एंड नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस एंड नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस। मतलब कि यूपीएस क्या है? ओपीएस के गुण ले लिए हैं, साथ में ही एनपीएस के कुछ गुण लेकर के और यूपीएस बनाई गई है। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने चर्चा की है कि ये ओपीएस और एनपीएस का हाइब्रिड रूप है, जिसको नाम दिया गया है यूपीएस दिया गया है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 159। द गजट नोटिफिकेशन स्टिपुलेट्स दैट द गवर्नमेंट विल फंड द एश्योर्ड पेआउट्स फ्रॉम ए पूल कॉर्पस। दिस पूल कॉर्पस इज प्राइमरीली कंपोज्ड ऑफ। राजपत्र अधिसूचना में यह शर्त है कि सरकार पूल कॉर्पस से सुनिश्चित भुगतान को निधि फंड देगी। यह पूल कोष मुख्य रूप से किससे बना होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ये पूल कॉर्पस है वो कहां से आया, कैसे तैयार हुआ? ऑप्शन देख लीजिए। द टोटल 10% कंट्रीब्यूशन डिडक्टेड फ्रॉम द एम्प्लॉइज सैलरी, द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द गवर्नमेंट इन एक्सेस ऑफ द 10% मैचिंग कंट्रीब्यूशन, द टोटल कॉर्पस accumulated under the old pension scheme OPS, the lump sum amount received from the employee on opting for UPS। राजपत्र अधिसूचना में यानी कि गजट नोटिफिकेशन में ये शर्त बताई गई है कि सरकार पूल कॉर्पस से सुनिश्चित भुगतान के लिए फंड देगी। ये पूल कॉर्पस बनेगा कैसे, तैयार कैसे होगा, रेज कैसे होगा, खड़ा कैसे होगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द गवर्नमेंट इन एक्सेस ऑफ द 10% मैचिंग कंट्रीब्यूशन। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम चर्चा कर चुके हैं कि इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन 10% था, साथ में ही गवर्नमेंट कितना कर रही थी? 10% कर रही थी। इसके अलावा पूल कॉर्पस खड़ा करने के लिए, रेज करने के लिए 8.5% कंट्रीब्यूशन और किया जा रहा है। तो इस तरीके से टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो रहा था? 28.5% हो रहा था। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। और साथियों देख लेते यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर आधारित क्वेश्चन सीरीज हंसी देवी सीरीज पार्ट 8 का अंतिम सवाल 160। अंडर यूपीएस द एश्योर्ड पेंशन अमाउंट इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द एवरेज इमलमेंट्स ऑफ द लास्ट हाउ मेनी मंथ्स ऑफ सर्विस। यूपीएस के तहत सुनिश्चित पेंशन राशि की गणना पिछले कितने महीनों की सेवा की औसत परिलब्धियों के आधार पर की जाती है? इस क्वेश्चन का आंसर आप निश्चित रूप से जानते हैं।
परंतु क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या हो सकती है, किस प्रकार के सवाल बनाए जा सकते हैं, वो मैं आपके लिए यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, 24 मंथ्स, 10 मंथ्स। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, हो जाएगा 12 मंथ्स। एवरेज बेसिक पे है वो कैसे कैलकुलेट की जाएगी? 12 महीने की मंथली सैलरी है उसको एवरेज इमलमेंट के रूप में लिया जाएगा, और जो एवरेज आएगा उसका 50% क्या मिल जाएगा आपको, पेंशन के रूप में, मंथली पेंशन के रूप में मिलना शुरू हो जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, हो जाएगा। इस तरीके से साथियों हंसी देवी सीरीज पार्ट 8 के अंतिम क्वेश्चन तक हम पहुंच गए हैं। अभी तक हमने 160 क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं, और ये सभी क्वेश्चंस एनपीएस और यूपीएस को कवर किए हुए हैं। अगर आपने पहले वाले क्वेश्चंस नहीं देखे तो जरूर देखिए, क्योंकि ये आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। डियर फ्रेंड्स, यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर आधारित क्वेश्चन सीरीज हंसी देवी सीरीज के क्वेश्चंस पसंद आए तो लाइक बटन दबाइए, अपने यार दोस्तों को भी बता सकते हैं, आप कमेंट भी कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।